दिल्ली आज भारत की राजधानी है, पर क्या ये हमेशा से इतनी जरूरी थी? शायद नहीं। तो सवाल ये है कि एक छोटा सा शहर जिसका नाम पहले इतिहास में कहीं खोया हुआ था, वो आखिर एक बहुत बड़े साम्राज्य का दिल कैसे बन गया? आज हम दिल्ली सल्तनत की इसी दिलचस्प कहानी को जानेंगे। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि एक शहर की तकदीर बदलने की दास्तान है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दिल्ली एक राजधानी के तौर पर कैसे उभरी। फिर बात करेंगे कि यहाँ के शासक कौन थे, हमें उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है और उन्होंने सल्तनत को कैसे फैलाया। और आखिर में देखेंगे कि इसे चलाने में क्या चुनौतियाँ थीं और इसकी विरासत क्या रही। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर दिल्ली को इतनी अहमियत मिली कैसे। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि एक शहर जो 12वीं सदी से पहले ज्यादा मशहूर नहीं था, वो अचानक सत्ता का केंद्र कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने का मतलब है इस पूरे साम्राज्य की नींव को समझना। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में। दिल्ली पहली बार तोमर राजपूतों के राज में राजधानी बनी, जिन्हें बाद में अजमेर के चौहानों ने हरा दिया। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि कैसे सुल्तानों ने वक्त के साथ दिल्ली के आसपास दिल्ली-ए-कुहना, सीरी और जहांपना जैसे कई शहर बसाकर इसका विस्तार किया। और ये सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी नहीं थी। सोच कर देखिए, दिल्ली उस वक्त एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन चुकी थी। यहाँ अमीर जैन व्यापारी रहते थे, उन्होंने कई मंदिर बनवाए, और तो और यहाँ देहलीवाल नाम के सिक्के भी चलते थे। इसी मजबूत कारोबारी बुनियाद ने 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनने का रास्ता तैयार किया। तो इस साम्राज्य के पीछे कौन लोग थे? आखिर दिल्ली पर हुकूमत किसने की? चलिए अब उन राजवंशों से मिलते हैं जिन्होंने इस सल्तनत को बनाया। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत पर 300 साल से भी ज्यादा वक्त तक 5 अलग-अलग राजवंशों ने राज किया। इसकी शुरुआत हुई तुर्की शासकों से, फिर आए खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी वंश का शासन रहा। इस चार्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लोदियों तक हर वंश के सबसे जरूरी शासकों के नाम हैं। और साथ में जो आप इल्तुतमिश का मकबरा और अलाए दरवाजे जैसी तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर के शासकों की ताकत और संस्कृति का प्रतीक भी हैं। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि हमें इन सुल्तानों के बारे में ये सब कुछ पता कैसे चला? इतिहासकारों ने इनकी कहानी को कैसे जाना? इसके कई स्रोत हैं, जैसे शिलालेख, सिक्के, उस दौर की इमारतें। लेकिन जो सबसे अहम स्रोत है वो है तवारिख। ये फारसी भाषा में लिखे गए इतिहास हैं, जिन्हें सुल्तानों के दरबार में रहने वाले विद्वान लिखा करते थे, क्योंकि फारसी उस दौर की दरबारी भाषा थी। और ये तवारीख लिखना कोई मामूली काम नहीं था, ये एक पूरी कला थी। सोचिए, पहले कागज तैयार करना, फिर उस पर लिखना, फिर जरूरी शब्दों और हिस्सों को चमकाने के लिए सोने को पिघलाकर इस्तेमाल करना, और आखिर में उसकी जिल्द तैयार करना। बहुत मेहनत का काम था। पर यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। तवारीख लिखने वाले ये लोग दरबारी थे, जो सुल्तान से इनाम पाने की उम्मीद में लिखते थे। तो जाहिर है वो सुल्तान को खुश करने वाली बातें ही लिखते थे। वो अक्सर ऐसी सलाह देते थे जो जन्म और लिंग पर आधारित समाज को सही ठहराए। तो ठीक है, राजधानी बन गई, शासक आ गए, लेकिन अब अगला बड़ा चैलेंज था सल्तनत का विस्तार। एक किलेबंद शहर से निकलकर पूरे उपमहाद्वीप में एक विशाल साम्राज्य कैसे बनाया जाए? देखिए, शुरुआत में सुल्तानों का कंट्रोल सिर्फ गैरिसन शहरों तक ही था। गैरिसन शहर मतलब एक किलेबंद शहर जहां फौज रहती थी। इस किले के बाहर क्या हो रहा है उस पर उनका कोई जोर नहीं था। और शहर के आसपास के इलाके, जिन्हें भीतरी प्रदेश या हिंटरलैंड कहते हैं, वो उनके कंट्रोल से बाहर थे। अब मुश्किल ये थी कि शहर को सामान तो इन्हीं इलाकों से मिलता था, पर वहां तो स्थानीय सामंतों का राज था। मतलब शहर एक द्वीप की तरह था और आसपास के समंदर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए सल्तनत का विस्तार 2 फेज में हुआ। पहला फेज था आंतरिक सीमा, मतलब पहले अपने ही शहर के आसपास के इलाकों पर कंट्रोल करो, जंगल साफ करके खेती बढ़ाओ। फिर आया दूसरा फेज, बाहरी सीमा, जिसमें दक्षिण भारत जैसे दूर के इलाकों पर सैन्य अभियान शुरू किए गए। साम्राज्य तो फैल रहा था, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे संभालना बिल्कुल दूसरी। और यही था अगला सबसे बड़ा चैलेंज। तो इसके लिए सुल्तानों ने, खासकर इल्तुतमिश ने, एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया।
उन्होंने बड़े जमींदारों पर भरोसा करने के बजाय अपने खास गुलामों पर भरोसा किया, जिन्हें फारसी में बंदेगान कहा जाता था। ये सलाह उस वक्त की सोच को दिखाती है। अब ये कोई आम गुलाम नहीं थे। इन्हें सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, और क्योंकि इनका सब कुछ सुल्तान ही होता था, इनकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये पूरी तरह से अपने मालिक के वफादार थे। पर इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। सोचिए, जब सुल्तान मर जाता था तब क्या होता था? ये गुलाम अपने मालिक के तो वफादार थे, पर उसके बेटों के नहीं। तो जैसे ही नया सुल्तान आता, वो अपने नए गुलाम ले आता, और फिर शुरू होता था पुराने और नए सरदारों के बीच सत्ता का संघर्ष। और इसी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी रज़िया सुल्तान ने। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, जो अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थी। फिर भी उस वक्त के इतिहासकार मिनहाज सिराज जैसे लोग उन्हें सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत थी। इससे पता चलता है कि उस समाज के लिए एक महिला को शासक के तौर पर स्वीकार करना कितना मुश्किल था। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद हम इस लंबे इतिहास से क्या सीखते हैं? दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी देन या विरासत क्या है? चलिए इसे समेटते हैं। तो संक्षेप में कहें तो दिल्ली सल्तनत की कहानी है एक शहर के असाधारण बदलाव की, शासन के नए और जोखिम भरे तरीकों की, और जन्म बनाम काबिलियत के उस संघर्ष की जिसने उस दौर की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने शानदार मस्जिदें भी बनवाई, जिससे इस्लाम के रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका मजबूत हुई। और ये इतिहास हमें कैसे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर सुल्तानों के दौर में भी खूब बहस होती थी कि किसी को शासन करने का अधिकार किससे मिलना चाहिए, जन्म से या काबिलियत से। ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।